Hello everybody. Now, today let's finish the discussion part of this chapter, Newton's law and friction. न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन में मैंने पूरी थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद HCV के सारे डाउट्स आपके डिस्कस करवा दिए थे, और यह जो मैंने स्टडी पैकेज दे रखा है, इस स्टडी पैकेज के 4-5 दिन पहले मैंने बेसिक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कुछ कराए थे। आई थिंक 20 एक प्रॉब्लम तो मैं डिस्कस करा चुका हूं। अब आज मैं इसके प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस और थोड़े एडवांस लेवल वाले प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करवाता हूं। मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं और इन्हीं डाउट्स को मैं डिस्कस कराऊंगा। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, स्टडी पैकेज डिस्कस करवा रहा हूं। इसका पीएफपी में से जो डाउट्स मुझको लिखवाए गए हैं, 5th प्रॉब्लम, 6th प्रॉब्लम, 5th, 6th, 12th और 17th, यह 4 प्रॉब्लम मैं डिस्कस कराऊंगा सबसे पहले, और इसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में से यह एडवांस एक्सरसाइज है। सेकेंड प्रॉब्लम पूछा गया है। सेकेंड के अलावा 8th, 14th, 16th, 19th, आई थिंक यह सारे डाउट्स मुझसे पूछे गए। इन सबको सॉल्व करवा के आज मैं पूरी तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन को फिनिश डिक्लेयर कर दूंगा। स्टार्ट रीडिंग 5th प्रॉब्लम। 5th प्रॉब्लम अब हम पढ़ना चालू करते हैं। कहाँ है? अरे हाँ, लेट्स रीड दिस 5th प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देता हूं। A uniform rope of length L is pulled by a constant force F. What is tension in the rope at a distance L from the end where it's applied? Now this is a simple problem it seems. यह एक बहुत आसान सा सवाल है, इतना कठिन सवाल नहीं है। एटलीस्ट इस स्टेज पर इतना पढ़ने के बाद इस सवाल को पूछा जाना नहीं था। यह एक यूनिफॉर्म रोप है। इट्स लेंथ इज L and it's pulled by a constant force F. What is tension in the rope at a distance L from where it's pulled? इस पॉइंट P जो कि L की डिस्टेंस पर है, इस पर टेंशन क्या होगा? इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस रोप का ओवरऑल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को सिंगल सिस्टम मान लें तो यदि रोप का मास m है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब हम क्या करते हैं, इस रोप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। रोप के इस पार्ट को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देते हैं, और रिमेनिंग पार्ट को इस मास में कन्वर्ट कर देते हैं, और बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग से, दिस इज अ मासलेस स्ट्रिंग, और इन दोनों ब्लॉक्स का मास मैं लिखता हूं। टोटल मास ऑफ रोप इज m, the total length is L, m by L is mass per unit length, so the mass of this length L is m by L into L, while the mass of this part is m by L into capital L minus small। हम इस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। इस जगह पर हम इससे ब्रेक करके इस मास को हम इधर लिख रहे हैं m by L
इंटू एल माइनस एल, और इस मास को हम इधर लिख रहे हैं m बाय एल इंटू स्मॉल एल, और इन दोनों मासेस को मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ दे रहे हैं, और इस मासलेस स्ट्रिंग में हमको टेंशन T डिटरमाइन करना है। यह टेंशन T ही इस पॉइंट P पर टेंशन होएगा, और इसे डिटरमाइन करने के लिए मैं सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं, सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। सिंस द होल सिस्टम इज एक्सीलरेटेड बाय ए, तो यह मास भी ए से एक्सीलरेटेड है, टेंशन T है, इट्स मास इज m बाय एल इंटू एल माइनस एल। हम कहेंगे दिस टेंशन T इज द एक्सीलरेटिंग फोर्स, टेंशन T इज m by l into l minus l whole into mass into acceleration A. So this tension T is m by l into l minus l, acceleration की जगह f by m, m throughout cancelled. So this tension T comes out to be f into 1 minus l by l. This is tension T at point P. It was a quite simple problem, इतना difficult problem नहीं था। यह न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम था, और इस सिचुएशन में यह देखिए कि किस तरह से पूरी रस्सी के इस पॉइंट पर हमने टेंशन निकालने के लिए इसे दो मास में ब्रेक कर दिया, एक तो यह मास और एक यह मास, और इसके बीच में हमने एक मासलेस स्ट्रिंग इमेजिन कर ली, इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन डिटरमाइन कर दिया, वही इस पॉइंट पर टेंशन होएगा। और इसे डिटरमाइन करने के लिए पहले हमने एक्सीलरेशन लिखा, और फिर इस ब्लॉक को एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ कर लिया, और इससे हमने टेंशन डिटरमाइन कर दिया। बड़े ध्यान से देखें। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ प्रॉब्लम। पहले फिफ्थ का सॉल्यूशन नोट डाउन कर ले, और फिर सिक्स्थ प्रॉब्लम पढ़ना चालू कर दीजिए। प्लीज टेक इट डाउन। Now let's start solving sixth problem. अब हम सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले इस फिगर के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड फिगर बना लेता हूं मैं। इस तरह का एक फिगर दे रखा है, सबसे ऊपर कोई ब्लॉक ए रखा हुआ है, यह एक वॉल से कनेक्टेड है, इसके नीचे कोई ब्लॉक बी दिख रहा है मुझे, और यह इस तरह से एक पुली से बंधा हुआ है, और इसके नीचे यह ब्लॉक सी दिख रहा है। इस तरह से सिचुएशन दिख रही है मुझे, और इधर रिजिड सपोर्ट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस दिख रहा है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड सम फोर्स P is being applied. In the figure, block ABC weigh 3 kg. Mass of A is 3 kg. Mass of B is 4 kg. Mass of C is 8 kg. The coefficient of sliding friction between any two surface is mu s is 0.25. A is held at rest by massless rigid rod. This is a rigid rod and A is at rest. मतलब A बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता. Fixed to wall A, while B and C are connected by a light flexible cord passing through a frictionless pulley. This cord is light and flexible, pulley is massless and frictionless. Find force P necessary to drag C.
along the horizontal surface to the left at a constant speed. Assume that arrangement shown in diagram B and C and A are maintained all through. ठीक है, इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, ये भी अब इतना डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए। इसमें वंस अगेन हम 3 फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सिर्फ। सबसे पहले मैं ए के लिए सोचता हूं, जब हम इसे खींचेंगे तो इंपेंडिंग मोशन इसका इस तरफ है, सी का, बी का इस तरफ है, सी का इंपेंडिंग मोशन इस तरफ, बी का इस तरफ, और ए रेस्ट पर रहेगा। तो सबसे पहले यदि हम ए के बारे में सोचें, मैं सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ही बना देता हूं, वही सफिशिएंट होएगा। दिस इज ए। अब ए के लिए मैं कहूंगा एम ए इंटू जी और नॉर्मल रिएक्शन एन ए, यह फोर्स तो होएगा। बिसाइड इट हम कहेंगे जब यह ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो ये ए को इसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, तो ए पर एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और यह जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू एस इंटू एन ए। अब ए रेस्ट पर कैसे है? रेस्ट पर ए इस तरह से है कि यह जो रॉड है, यह रॉड इस पर इतना ही एक फोर्स लगा देगी, रॉड के अंदर इतना कंप्रेशन आएगा। यह जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर ऐसा एक कंप्रेसिव फोर्स दोनों तरफ से होगा, और रॉड में जो कंप्रेशन होएगा T, that is equal to mu s into Na. Na is equal to Ma into G. यह A के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, Na equal to Ma into G इक्वेशन, और यह इधर mu s into Na और mu s into Ma into G, and this would be equal to the tension in the rod. अब जरा हम B के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। B के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, दिस इज B, B के लिए फोर्सेस में एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, जब B A को इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ए भी बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में म्यू एस इंटू एन ए लगाएगा। टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। अब दिस इज द रिएक्शन फोर्स, एन ए इज द रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय बी ऑन ए। इसका मतलब इतना एक्शन ए के द्वारा लग रहा था एन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बिसाइड इट ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, एम बी इंटू जी, और इधर एक एन बी लगेगा। अब जरा सोचिए, जब भी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, तो सी भी बी के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, दैट इज म्यू एस इंटू एन बी, और इस स्ट्रिंग का टेंशन T है, यह टेंशन T भी लगेगा। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर B। अब हम इक्वेशंस लिख देते हैं इसके लिए। मैं कहूंगा NB इज इक्वल टू Na
प्लस एम बी इंटू जी, और एन बी, एन ए की जगह एम ए इंटू जी, और एन बी इज इक्वल टू एम ए इंटू जी प्लस एम बी इंटू जी। यह वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन हो गई। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T मस्ट बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन ए प्लस म्यू एस इंटू एन बी, और T मस्ट बी इक्वल टू म्यू एस तो कॉमन, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, सो म्यू एस इंटू एन ए की जगह 2 टाइम्स एम ए प्लस एम बी इंटू जी। दिस इज द इक्वेशन रिटन फॉर द सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बी। बी के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है उसके लिए हम यह सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं, एंड दिस आर द इक्वेशंस रिटन फॉर द फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं तीसरा सी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। सी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम मैं इधर बना लेता हूं। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉन फॉर सी। अब जरा सोचिए कौन कौन सी फोर्सेस होंगी। एक तो एन बी, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सी ऑन बी, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बी लगा रहा होगा एन बी। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन सी। दिस इज द फोर्स applied, this is a frictional force applied by C on B to every action, equal and opposite reaction. इतना ही फोर्स B अपोजिट डायरेक्शन में C पर लगाएगा, म्यू एस इंटू एन बी। और टेंशन T लग रहा होगा फोर्स P इस डायरेक्शन में। अब इसके अलावा हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स mc इंटू जी, और इधर नॉर्मल रिएक्शन nc। डिसाइडेड जब यह इस तरफ मूव करेगा तो इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगना चाहिए, म्यू एस इंटू एन सी। यह सारी फोर्सेस होंगी। आई थिंक मैंने सारी फोर्सेस लिख दी है, कोई फोर्स बची नहीं दिख रही है। अब मैं इक्वेशन बनाता हूं। पहले वर्टिकल डायरेक्शन में एन सी इज इक्वल टू एन बी प्लस एम सी इंटू जी, और एन सी इज इक्वल टू एन बी की जगह यह लिख रहा हूं, तो यह हो जाएगा एम ए इंटू जी प्लस एम बी इंटू जी प्लस एम सी इंटू जी। यह नॉर्मल रिएक्शन एट सी हो गया। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख देते हैं। जस्ट मूव करवाना है विद जीरो एक्सीलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके लिए P मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस। P must be equal to T plus mu s into NB plus mu s into NC, और T की जगह पर मैं यह चीज लिख सकता हूं, P is equal to mu s into 2 times ma प्लस एम बी इंटू जी, और इधर मैं लिखूंगा म्यू एस इंटू एन बी की जगह पर मैं एम ए
जी प्लस एम बी जी, एम ए प्लस एम बी इंटू जी प्लस म्यू एस इंटू एन सी की जगह पर मैं लिखूंगा दिस टी म्यू एस इंटू एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू जी। नीचे लिख देता हूं प्लस म्यू एस इंटू एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू जी। और फाइनली अब हम आंसर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू म्यू थ्रू आउट कॉमन, और अब MA के टर्म्स देख लीजिए 2MA 3MA 4MA 4 टाइम्स MA प्लस MB के टर्म्स MB प्लस MB प्लस MB 3 टाइम्स MB प्लस MC की टर्म्स सिंगल टर्म्स है MC इंटू जी। दिस इज द P। अब हम सॉल्व कर सकते हैं म्यू की जगह 0.25 4MA 12 प्लस 12 24 प्लस 8 32 इंटू 10 दिस मच न्यूटन। सॉल्व इट इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। एक बार बड़े ध्यान से देखिए किस तरह से ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर हमने बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस पर सारी एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिकेट करना देखिए, इक्वेशंस बनाने का तरीका देखिए, फिर सी का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, सारी फोर्सेस और फिर किस तरह से इक्वेशंस बनाइए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर फाइनली सॉल्व करके आंसर। प्लीज चेक इट, 6th का सॉल्यूशन नोट डाउन करें और फिर 12th पढ़ना चालू कर दीजिए। Now let us start solving 12th problem. A particle of mass m rests on horizontal floor which has coefficient of static friction mu. It is desired to make the body move by applying minimum possible force F. Find the magnitude of F in the direction in which it has to be applied. Now this is a simple problem. In fact इस तरह का प्रॉब्लम, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम पहले ही कर चुके हैं। हमने इसी तरह का एक प्रॉब्लम ऑलरेडी इंक्लाइन पर कर दिया है, तो उससे तो इजी प्रॉब्लम है। इस ब्लॉक का कुछ भी मास हो सकता है, लेट अस से द मास इज m। अब इस ब्लॉक को मूव करवाना है, और इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए मिनिमम फोर्स अप्लाई करना है। वह मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। हम कहते हैं मिनिमम फोर्स, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह फोर्स मिनिमम नहीं होगी, वह मिनिमम से कुछ ज्यादा होगी। मिनिमम फोर्स आप जो अप्लाई करेंगे दैट शुड बी एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, और उसे किसी एंगल थीटा पर होना चाहिए। यदि यह फोर्स एंगल थीटा पर होगी, इस थीटा की वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है, और यह मिनिमम फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन करना है जिससे कि यह ब्लॉक मूव करे। अब देखिए सबसे पहले इस ब्लॉक पर फोर्सेस कौन कौन सी होंगी। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन n।
और जब इस ब्लॉक को हम इस फोर्स के द्वारा इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो एक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। यह फोर्सेस इस ब्लॉक पर लगेंगे और यह ब्लॉक जस्ट मूव करेगा। जस्ट मूव करवाने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगी। अब हम कहते हैं इस फोर्स F को हम रिजॉल्व कर लेते हैं दो डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल फोर्स हुई F cos थीटा, वर्टिकल फोर्स हुई F sin थीटा। नाउ अब हम इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा। यह वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कहेंगे F cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एन और F cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एन की जगह पर mg माइनस F sin थीटा और F cos थीटा प्लस म्यू F sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। F हम कॉमन निकाल लें और इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें। F इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब इस फोर्स की वैल्यू बिल्कुल साफ है, थीटा की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी। अलग अलग थीटा के लिए cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। इस तरह से फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। अब हम कहते हैं फॉर मिनिमम F, अब हम कंसेप्ट लिखते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अब म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी इस डिनोमिनेटर पर, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। हम कहते हैं डिनोमिनेटर जो है cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, दिस मस्ट बी मैक्सिमम। यदि यह डिनोमिनेटर मैक्सिमम हुआ तो फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए, ऑल्दो 11th स्टैंडर्ड में इस बात को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जैसे ही हम 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम बनाने के लिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होना होगा। d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा मस्ट बी 0। जब यह मैक्सिमम होएगा, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा मैक्सिमम होगा, तब d बाय डी थीटा 0 होना चाहिए। यदि d बाय डी थीटा 0 हुआ तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इन दैट केस f की वैल्यू मिनिमम होगी। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा होता है माइनस sin थीटा प्लस म्यू sin थीटा का डिफरेंशियल होता है cos थीटा इज इक्वल टू 0 और sin थीटा इज इक्वल टू म्यू cos थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। जब tan थीटा की वैल्यू म्यू होगी तब और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, तब यह फोर्स मिनिमम होगा। अब हम कहते हैं जब tan थीटा की वैल्यू म्यू है तो cos थीटा की वैल्यू होगी म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर टू द पावर 1/2 और sin थीटा की वैल्यू यह होगी, दिस इज sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर टू द पावर 1/2।
Now we substitute the value of this sin theta and cos theta here in this expression in order to get the minimum force. The minimum force must be mu mg upon cos theta की जगह मैं लिखता हूं 1 upon under root of 1 plus mu square, mu into sin theta की जगह मैं लिखता हूं mu upon अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा म्यू एम जी, तो ऐसा कैसे ही ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सो म्यू एम जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बचा रह जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव दैट ब्लॉक. This is the minimum magnitude of force needed and this force must be applied at this angle. पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखिए. ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, उसके लिए इक्वेशंस, फोर्स की वैल्यू इन ऑर्डर टू मूव दैट ब्लॉक. इस फोर्स को मिनिमम करने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम करना होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए उसका डी बाई डी थीटा 0 करना होगा और डी बाई डी थीटा 0 करके हमने थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करी. नोट इट डाउन प्लीज. इसके बाद हम 17th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे.